बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हम नॉर्मल टैक्स एप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस के बारे में डिस्कशन करने के बाद और एक छोटी सी कैलकुलेशन देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट ईयर अलाउंस। ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर अलाउंस जो है वो रिप्लेसमेंट है किसका? इनिशियल अलाउंस का। मतलब आप जानते हैं कि इनिशियल अलाउंस का रेट 25% है, लेकिन फर्स्ट ईयर अलाउंस का रेट 90% है। तो समझ लें एक तरह का ये स्पेशल किस्म का इनिशियल अलाउंस है जो स्पेशल केसेस में दिया जाएगा, हर केस में तो अवेलेबल नहीं होगा। ये मतलब होना इस बात का, ठीक है ना। तो अब वो स्पेशल केस क्या है या वो स्पेशल सिचुएशन क्या है जहां पर फर्स्ट ईयर अलाउंस आपको दिया जाएगा? लिखा हुआ क्या है? प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप इन स्पेसिफाइड एंड रूरल एंड अंडर डेवलप एरियाज। लॉ ने आपको कुछ एरिया स्पेसिफाई किए हैं जहां पर हम जानते हैं कि लिटरेसी रेट भी कम होगा, वहां पर जो है वो तरक्याती काम बड़े कम हो रहे होंगे। तो उन इलाकों को तरक्की देने के लिए अगर आप ऐसे इलाकों में प्लांट्स लगाएंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट जाने से खुशहाली आए, तो गवर्नमेंट उसका आपको बेनिफिट देना चाहती है। तो स्पेसिफाइड रूरल पसमानदा इलाके जो है एंड अंडर डेवलप एरियाज, ठीक है ना, एंड ओन्ड एंड मैनेज बाय कंपनी। और शर्त है कि जनाब की जो बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट हुई है इसको ओन भी कंपनी करती हो, उसको मैनेज भी कंपनी करती हो। shall be allowed first year allowance at 90% of the cost in lieu of initial allowance। यानी अगर कोई शख्स ऐसे इलाके में जो कि स्पेसिफाइड रूरल और अंडर डेवलप एरिया है, वहां पर अगर प्लांट एंड मशीनरी लगाकर एक इन्वेस्टमेंट करता है, तो फिर उस इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी शख्स से मुराद कोई भी कंपनी, अगर ये यही काम कोई इंडिविजुअल करेगा, कोई एओपी करेगी, उसको ये एलिजिबल नहीं होगा। वो फिर वो नॉर्मल क्या करेगा? इनिशियल अलाउंस क्लेम करेगा। तो फिर उस बिजनेस को 90% फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा इन लियो ऑफ इनिशियल अलाउंस। किसके बदले, किसके बजाय? इनिशियल अलाउंस के बजाय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ज करें आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी लगाया है एक स्पेसिफाइड रूरल एरिया में, तो क्या होगा? 1 करोड़ का 90%, 90 लाख रुपए। तो 90 लाख बन गया आपको इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस। और बचा कितना आपके पास? 10 लाख। 10 लाख का आप निकालें कितना? 15%। 10 लाख का 15% कितना हुआ जरा बताइए? 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह समझें 91 लाख, बोलिए 50,000, 91 लाख 50,000 आपकी बन जाएगी पहले साल की डेप्रीसिएशन। यस और रिस्पॉन्स दें भाई, रिस्पॉन्स दें यार। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है जी। तो ये मतलब समझ लें ये रेट अलग है इनिशियल अलाउंस का, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ देखें, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट पे एप्लीकेबल होगा। और ये प्लांट इक्विपमेंट इंस्टॉल करने वाला कौन हो? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। अच्छा जी। और बिजनेस का सेटअप किया हो स्पेसिफाइड रूरल एंड डेवलप एरियाज के अंदर, इसको ओन और मैनेज कौन करता हो? कंपनी। ये सारी कंडीशन पूरी होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो फिर आप इस इनिशियल अलाउंस को क्लेम नहीं करेंगे, इस फर्स्ट ईयर अलाउंस को क्लेम नहीं करेंगे, फिर आप वही नॉर्मल 25% वाला इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे। ठीक है बेटा? सही है जनाब? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा आप सब लोग। अच्छा, उसके बाद एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टू अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। अब ये अलग बात है, ये थोड़ी अलग सी बात है। मतलब आपने अगर अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए हैं, यानी अल्टरनेटिवली एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो प्राइवेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फिर वो गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं। Plant and machinery and equipment installed for generation of alternate energy by an industrial undertaking set up anywhere in Pakistan। यानी आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाया है पाकिस्तान में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और ये भले पाकिस्तान में कहीं भी लगाया गया हो, ओन्ड एंड मैनेज बाय कंपनी। हाँ भाई, इसको ओन कौन करता हो? कंपनी करती हो। मैनेज कौन करता हो? कंपनी करती हो। shall be allowed first year allowance at 90% in lieu of initial allowance। तो फिर इस केस में भी आपको 90% इनिशियल अलाउंस दिया जाएगा, जिसको फर्स्ट ईयर अलाउंस
के तौर पे नाम दिया जाएगा, या इसको एक्सेलरेट डेप्रिसिएशन का नाम दिया जाएगा, और ये किसके बदले होगा? इनिशियल अलाउंस के बदले होगा। कोई मुश्किल बात नहीं। रिस्पॉन्स दें प्लीज, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है। नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन including initial allowance must be calculated even if income of a business entity is exempt, and therefore tax WDV after the lapse of exemption period shall be the cost as reduced by total tax depreciation including the initial allowance during the exemption period। अभी थोड़ी मुश्किल बात है, इसको एक दफा पढ़ लें आप, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा आप देख लें क्या लिखा भाई, और फिर बताइए आप में से कितने लोगों को पॉइंट नंबर ई समझ में आया। देखिए आप समझे, देखो बेटा होता ये है कि बाज़ दफा गवर्नमेंट जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए टैक्स हॉलीडेज देती है। टैक्स हॉलीडेज समझते हो कि भाई अगर आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको 3 साल तक टैक्स माफ कर देंगे। हालांकि इस सेक्टर में टैक्स एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने पे 3 साल के लिए टैक्स माफ है, 5 साल का टैक्स माफ है। इसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड। क्या बोलते हैं? तो टैक्स हॉलीडे ऑब्वियसली कौन देगा बेटा? गवर्नमेंट देगी। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज। अब अगर गवादर में इन्वेस्टमेंट हुई और पाकिस्तान सीपैक प्रोजेक्ट के तहत आपको टैक्स हॉलीडेज मिले हुए हैं, यानी अगर आप गवादर में इंडस्ट्री लगाते हैं और टैक्स हॉलीडेज की बुनियाद पर आपकी 3 साल की 5 साल की इनकम क्या एग्जेम्प्ट है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी जो आप आज लगा रहे हैं, क्या आप उस पर डेप्शन क्लेम नहीं करेंगे? बिल्कुल क्लेम करेंगे। आप अपनी इनकम जरूर वर्कआउट करेंगे, उस डेप्शन को क्लेम भी करेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि 5 साल की टैक्स हॉलीडे की जितनी भी डेप्शन बनती है आप जमा करके रख लें अपने पास, और जब आपका टैक्स हॉलीडे ऑफ हो जाए और जब से आपकी इनकम टैक्सेबल होना शुरू हो जाए, फिर आप वो सारी जमाशुदा डेप्शन क्या कर लें? एक्सपेंस बना के क्लेम कर लें। ये पॉसिबल नहीं। तो जो जिस साल की डेप्रीसिएशन है उसको उस साल चार्ज कर दें। अब मसला ये है कि आपकी उस साल की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उस डेप्शन का आपको कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है ना? तो अब इस तरह समझें कि जिस साल से आपकी इनकम टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगी, उस साल जो अब टैक्स WDV होगी उसी पे डेप्शन कैलकुलेट होगी, और वो कैलकुलेट होकर आपकी उस साल की इनकम को कम कर देगी। बात समझ में आती है? बेटा सबको बात समझ में आती है? कंफर्म बताइए। चलें, गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, अब मैंने कहा था ना बेटा कि कैपिटल एसेट को समझने के लिए हमें एक चीज और समझने की जरूरत है, वो क्या है? डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन। मैंने कहा था एक जगह आएगी डेफिनेशन, जरा आप सब लोग रिकॉल करें सेक्शन 37 के अंदर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। कैपिटल एसेट हैज बीन डिफाइंड एज प्रॉपर्टी और ऑफ एनी काइंड connected with business or not, but does not include the following: stock in trade, raw material held for business use, stored spares। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट। तो ये डेप्रिशिएबल एसेट आ गया आपके सामने, यानी जो एसेट डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएं फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन भी तो मालूम होनी चाहिए ना। यस और नो? रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं आप लोग? सही है? जवाब दीजिएगा। अच्छा, अब तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा।
देखिए क्या लिखा हुआ गया, डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, गाड़ी है, फर्नीचर है, व्हीकल है, प्लांट है, मशीनरी है। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या, बिल्डिंग है, रेलवे लाइन है, पाइपलाइन है, इस तरह की तमाम चीजें। एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ अनइम्प्रूव लैंड, उस जमीन को इसमें से माइनस कर दें जो कि आपके पास प्लॉट की शक्ल में ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है, क्योंकि ओपन प्लॉट ऑफ लैंड जो वो कैपिटल एसेट है, ओन्ड बाय अ पर्सन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेप्रिशिएबल एसेट टैक्स के लिहाज से ओन्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आपने लीज पे लिया है तो लीज होल्ड एसेट डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट होने के लिए ओन्ड की जरूरत है। ओन्ड, ये जो हम अकाउंटिंग में कहते हैं ना, कंट्रोल काफी है, ऑनरशिप जरूरी नहीं है, लेकिन टैक्स कहता है ऑनरशिप जरूरी है, कंट्रोल जरूरी नहीं। यस और नो, रिस्पॉन्स दें बेटा, ये फर्क समझें। टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। टैक्स उन्हीं को एसेट मानता है जो ओन्ड हो। टैक्स कंट्रोल वाली बात की बात नहीं करता बेटा, कंट्रोल वाली बात नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब ये कि अगर कहीं भी टैक्स में आपके सामने अगर ऐसा आ जाए कि आपने कोई एसेट लीज पे लिया हुआ है, तो वो एसेट जो है उसकी डेप्शन आप क्या कर देंगे, एडबैक करवा देंगे, और उसके ऊपर आप कोई टैक्स डेप्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि अकाउंटिंग में तो आपने उसको कैपिटलाइज किया हुआ है कंट्रोल की वजह से, और उस पर आप डेप्शन भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन टैक्स के लिहाज से वो ओन नहीं है, इसलिए वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। जब वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं, तो उस पर कोई टैक्स डेप्रिसिएशन भी नहीं है। तो समझ जाए मेरी बात को, ये बड़ा कीमती लफ्ज है ओन्ड। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स प्लीज। तो डेप्रिशिएबल एसेट मींस any tangible property or structural improvement excluding cost of unimproved land owned by a person that has normal useful life exceeding 1 year। वो नॉन करंट हो, करंट ना हो, यानी डेप्रिशिएबल एसेट बाय नेचर नॉन करंट होगा, उसकी लाइफ 1 साल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। नंबर 2, is likely to lose value as a result of normal wear, tear और obsolescence। वक्त गुजरने के साथ साथ, उसके यूज होने के साथ साथ उसकी वैल्यू में क्या आ रही हो, कमी वाकया हो रही हो, वक्त गुजरने के साथ वो ऑब्सोलीट हो रहा हो। यस और नो। सेकंड पॉइंट। एंड नंबर 3, is used wholly or partly for taxable business purpose। यानी बस ये ध्यान में रखें कि अगर कोई एसेट पार्टली भी बिजनेस यूज में है तो फिर वो डेप्रिशिएबल एसेट है। तो मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। एक बिल्डिंग के पास, एक बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है जो मुकम्मल तौर पर वेयर हाउस, जो मुकम्मल तौर पर हेड ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होती है, ऑफिस बिल्डिंग है। तो क्या आप ऑफिस बिल्डिंग को डेप्रिशिएबल एसेट मानेंगे? रिस्पॉन्स यस मानेंगे, इसलिए कि वो ऑफिस बिल्डिंग जो है वो बिजनेस यूज में है। यस और नो। नंबर 2, एक बिल्डिंग बिजनेस के पास एक्स्ट्रा है जो पूरी बिल्डिंग बिजनेस ने रेंट पे दी हुई है। तो जो बिल्डिंग बिजनेस ने रेंट पे दी हुई है, क्या उसको आप डेप्रिशिएबल एसेट मानेंगे? तो जो बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है वो कौन सी इनकम जनरेट कर रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? कुछ अकल करो यार, सोचने में लगे पड़े हो, जवाब ही दे रहे हो तुम लोग। तो क्या वो फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए हुई वो बिल्डिंग जो आपने रेंट पे दी हुई है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या, वो बिल्डिंग जो रेंट पे गई हुई है, क्या वो डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करती है? अच्छा, अब आप ये बताइए, अगर आप बिल्डिंग नंबर 1 जो कि ऑफिस बिल्डिंग है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो होने वाला गेन कहाँ कवर होगा? कैपिटल गेन में कवर होगा या इनकम फ्रॉम बिजनेस में कवर होगा? बिजनेस में। अगर आप बिल्डिंग नंबर 2 को डिस्पोज ऑफ करते हैं जो कि आपने रेंट पे दी हुई है और उसका बिजनेस का कोई यूज नहीं है,
तो उसका गेन कहाँ कवर होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में या कैपिटल गेन? कैपिटल गेन में। बेहतरीन बात, ये बुनियादी फर्क समझ में आ गया। चले आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल, एक पूरी बिल्डिंग है कंप्लीट, उसमें पार्ट पोर्शन आपके बिजनेस यूज में, पार्ट पोर्शन आपने रेंट पे दिया हुआ है। अब ये बिल्डिंग क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है या कैपिटल एसेट है? बेटा प्रपोर्शन की बात नहीं, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, तुम लोग कहीं और निकल जाते हो। ओ भाई ये बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट है या कैपिटल एसेट है? अल्फाज पे गौर करो। इज यूज्ड होली और पार्टली फॉर द टैक्सेबल पर्पस। अगर एक एसेट पार्टली भी बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गया तो फिर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, वो कैपिटल एसेट नहीं है भाई। जो चीज डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में मतलब क्या कर गई, फॉल कर गई, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो गई। बेटा आप लिंक बनाओ ना चीजों का आपस में, आप नहीं बना रहे हो लिंक, ये तो मसला है। तो अगर आपके पास एक ऐसी बिल्डिंग है जो पार्टली बिजनेस यूज में इस्तेमाल हो रही है, पार्टली रेंटल टू अदर्स है, तो अब आप क्या बोलोगे उसको, आप उसको डेप्रिशिएबल एसेट बोलोगे, कैपिटल एसेट बोलोगे? रिस्पॉन्स यार रिस्पॉन्स, डेप्रिशिएबल एसेट बोलोगे, डेप्रिशिएबल एसेट बोलोगे। अब अपोर्शनमेंट की बात बाद में आएगी। अब जो इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होगी उसका उतना पोर्शन आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम करोगे जितना इनकम फ्रॉम बिजनेस से बिलोंग करता है, और जो बकाया पोर्शन है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट माइनस होता, अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डेप्शन माइनस करना क्या होती, अलाउ होती। लेकिन चूंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डेप्शन माइनस करना अलाउ नहीं है, तो लिहाजा आप उस डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं कर सकते। यस और नो? ये बातें बेटा समझ जाओ अच्छी तरीके से, ठीक है? चले आगे बात करते हैं। आप बिजनेस करते हैं घर से बैठकर या छोटी मोटी कोई शॉप चलाकर या कोई कंसल्टेंसी बिजनेस करते हैं, एक लैपटॉप है, आप उस बिजनेस के ऑनर हैं, वो लैपटॉप आपके पास है, उस लैपटॉप में आपके बिजनेस का रिकॉर्ड डेटा सब कुछ मेंटेन होता है, ठीक है जी? और वो लैपटॉप आप घर भी लाते हैं, पर्सनली भी यूज करते हैं, खुद भी उस पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बच्चे गेम्स भी खेलते हैं। अब बताइए ये लैपटॉप जो है, जो आपके इस्तेमाल में है, बिजनेस पर्पस के लिए भी और प्राइवेट यूज में भी है, क्या इस लैपटॉप को आप डेप्रिशिएबल एसेट मानेंगे? ये लास्ट पॉइंट, अगर कोई चीज पार्टली भी टैक्सेबल बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हो, वो डेप्रिशिएबल एसेट। बाकी जो आपके घर में चीजें रखी हुई हैं, टेलीविजन रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, पंखे, कारपेट, सब कुछ, ये तमाम चीजें, ये आपके पर्सनल एसेट्स हैं, ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं, ये बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज पार्टली भी बिजनेस में इस्तेमाल हो गई ना बेटा, वो डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। यस और नो? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। आप बतौर ओनर ऑफ अ बिजनेस एक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं जिससे आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर वापस आते हैं, और ऑफिस में उस गाड़ी को बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शाम को अगर आप घर आते हैं तो बच्चों को घुमाने के लिए भी उसी गाड़ी में ले जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या उस गाड़ी को आप डेप्रिशिएबल एसेट मानेंगे? यस मानेंगे। क्यों क्यों मानेंगे? क्योंकि पार्टली भी अगर वो टैक्सेबल बिजनेस इनकम के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट। ऐसे ही एक गाड़ी आपके पास घर पे ही रहती है, घर वाले इस्तेमाल करते हैं, वो कभी बिजनेस के काम के लिए इस्तेमाल हुई नहीं है आज तक, तो फिर वो क्या है, वो पर्सनल एसेट है, वो पर्सनल कार है। तो अगर आप बिजनेस वाली कार को डिस्पोज ऑफ करेंगे, होने वाला गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, और अगर आप पर्सनल कार को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो पर्सनल कार पे जो गेन है वो उस वक्त तक कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा जब तक कि पर्सनल एसेट सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में मेंशन ना हो। उसामा गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। पर्सनल एसेट का डिस्पोजल एग्जेम्प्ट होता है जब तक के उनका नाम सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में मेंशन ना हो। ये बड़ी मिस्टेक्स है हमारी। पर्सनल एसेट बेचना नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है बेटा, कितना समझा दिया शुरू से लेकर अब तक, लेकिन वो मिस्टेक ही क्या जो रिपीट ना हो।
क्या कार, पर्सनल कार ना कैपिटल एसेट है, ना पर्सनल कार डेप्रिशिएबल एसेट है? यार आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बेटा। पर्सनल कार को मैं जब एसेट मानता जब वो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में मेंशन होती, जिस तरह ज्वेलरी, स्कल्पचर, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, रेयर बुक, फोलियो, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सारे आइटम वहां मेंशन है, कॉइन, मेडेलियन, ये स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट हैं अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, जिसमें पर्सनल स्पेसिफाइड पर्सनल एसेट्स हैं जिनको नाम लेकर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल किया गया। तो अगर एक गाड़ी आपकी पर्सनल गाड़ी है जो 100% पर्सनल यूज में है, उसका एक परसेंट भी एलिमेंट जो है वो बिजनेस यूज में नहीं है, तो वो गाड़ी पर्सनल कार, पर्सनल एसेट है, और उसको डिस्पोज ऑफ करके जो गेन होगा वो गेन एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, ना ही वो कैपिटल एसेट है। क्लियर कर लें अच्छी तरीके से इन तमाम बातों को। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। चलें एक सवाल और करता हूं। आपने अपने एम्प्लॉय को एक गाड़ी दी हुई है, आपने एम्प्लॉय को बतौर परक्विजिट, बतौर बेनिफिट एक गाड़ी दी हुई है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बताइए, सैलरी के चैप्टर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगर वो गाड़ी जो कि आपने अपने एम्प्लॉय को दी हुई है वो एम्प्लॉय के 100% प्राइवेट यूज में है, तो एक तरफ तो क्या है, आप गाड़ी की कॉस्ट का या फेयर मार्केट वैल्यू का 10% निकाल के एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बना देंगे। ये तो हो गया एम्प्लॉय की सैलरी का ट्रीटमेंट। अब हम सैलरी का चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे ना, अब तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का, तो बात करें उसकी जिसने वो गाड़ी दी है। तो गाड़ी देने वाले के लिए, यानी कि मालिक के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, जिसका बिजनेस है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो कंपनी हो, उसके लिए क्या ये एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं? सवाल। भाई बात आसान कर लेते हैं। जैन एक बिजनेस चलाता है, विदात उसके पास जॉब करता है, तो जैन ने विदात को एक गाड़ी दी है बतौर एम्प्लॉय, जो कि विदात के प्राइवेट यूज में है बतौर एम्प्लॉय। तो अब विदात के लिए ट्रीटमेंट क्या है? विदात के लिए ट्रीटमेंट ये कि वो गाड़ी की जो कॉस्ट होगी टू द एम्प्लॉयर या फेयर मार्केट वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, उसका 10% निकाल के हम विदात की सैलरी का पार्ट बना देंगे, तो हो गया सैलरी का ट्रीटमेंट। हम पूछ रहे हैं जैन के लिए ट्रीटमेंट। जैन ने गाड़ी दी है विदात को जो कि विदात के पर्सनल यूज में। अब बताइए जैन की जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उस इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए क्या वो गाड़ी डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं? ये मेरा सवाल है। तो क्या जैन के लिए उस गाड़ी को हम डेप्रिशिएबल एसेट माने या ना माने? बेटा डेप्रिशिएबल एसेट माने उसको। क्यों? एम्प्लॉय का पर्सनल यूज, वो एम्प्लॉय का पर्सनल यूज है, आपने उसको बतौर एम्प्लॉयर गाड़ी दी है, तो आपका जो रिश्ता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का वो तो बिजनेस में रहते हुए है ना। तो एम्प्लॉय का पर्सनल यूज बिजनेस का पर्सनल यूज थोड़ी, मतलब एम्प्लॉय का जो पर्सनल यूज है उसका जाती पर्सनल यूज है। हमने वो चीज दी हुई है उसको एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए, तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए जो भी चीज एम्प्लॉय को दी जाएगी वो बिजनेस यूज ही कहलाएगा ना हमारे लिए। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस यूज है। तो एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज मत देखिएगा बेटा, ऑनर का प्राइवेट यूज देखिएगा भी। मतलब अगर कोई भी चीज एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिली है और एम्प्लॉय उसको प्राइवेटली यूज करता है तो ये मैटर नहीं करता। एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज अगर उसको मिली है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए, तो एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज एम्प्लॉयर का बिजनेस यूज ही है। तो ये एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है। किसके लिए? जैन के लिए। ये बिजनेस यूज में है जैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैन का विदात से जो रिश्ता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। अगर बिजनेस ना होता तो विदात उसके पास एम्प्लॉय ना होता।
तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से इनको अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लें बेटा, वरना बड़ी परेशानी हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन आ रही है किस चीज की, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग, रोड, ड्राइववे, कार पार्क, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, ड्रेनेज, ब्रिज, टनल एक्सेट्रा। तो ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट अगर आप सब कुछ बनवाते हैं तो ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट फॉल करेगा। जमीन पर मतलब जमीन पर जो भी आप तब्दीली लेकर आएंगे, जमीन पर जो भी आप स्ट्रक्चर बना देंगे, चाहे उसको खोद के बनाएं चाहे उसके ऊपर बना दें, वो सब कुछ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कहलाएगा। चार दीवारी बना दें, बिल्डिंग बना दें, रोड बना दें, पेवमेंट बना दें, ड्राइववे बना दें, कार पार्क बना दें, रेलवे लाइन बिछा दें, पाइपलाइन बिछा दें, ड्रेनेज लगा दें, ये सब कुछ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है। और ये सब अगर बिजनेस पर्पस के लिए तो ये सब कुछ डेप्रिशिएबल एसेट है। क्या बेटा, अब बड़ी सिंपल सी बात है। अब बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उनके पास बाकायदा रॉ मटेरियल को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ले जाने के लिए बाकायदा क्या होता है, रेलवे लाइन बिछी होती है। या अगर आप देखें तो टनल से आप क्या करते हैं, टनल बोल रहा हूँ जनाब, जो माइंस होती है, माइंस, कोल माइन, वहां से जो कोल निकलता है तो वो एक ट्रैक बिछा होता है किसका, रेलवे का, जिसके जरिए वो कोयला जो निकलता आ रहा होता है बाहर आ रहा होता है, और बाहर आके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा होता है। आप देखें ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये जो लाइन, पाइपलाइन, ये जो रेलवे लाइन बिछा दी गई है, ये डेप्रिशिएबल एसेट है ना बेटा। यहां तक सारी बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, एक लफ्ज है बेनिफिशियल ओनरशिप। अब थोड़ा सा एक मसला आ रहा है, वो क्या आ रहा है, देखो टैक्स में कितने पर्सन है बुनियादी तौर पर, जरा बताओ आप सब लोग। 3%। कौन इंडिविजुअल, कौन एओपी, और कौन कंपनी। लीगली कितने पर्सन है बताओ जरा। लीगली कितने पर्सन है, लीगली 2% है। तो जो पर्सन होता है वही अपने नाम पे एसेट बना सकता है ना बेटा। यानी कंपनी कंपनी के नाम पे एसेट खरीद सकती है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल के नाम पे एसेट खरीद सकता है, यस और नो। लेकिन क्या एओपी लीगली एक पर्सन है, नो। तो एओपी के जो एसेट्स होंगे वो मजबूरन कानूनी तौर पर वो किसके नाम पर होंगे, एओपी के मेंबर्स के नाम पर होंगे, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, बजाहिर तो उन एसेट्स को एओपी ओन नहीं करती, लेकिन वो कानूनी मजबूरी है ना। लेकिन वो एसेट इस्तेमाल तो एओपी के लिए हो रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, वो एसेट खरीदे गए हैं एओपी के रिसोर्सेज से, ना कि पार्टनर्स के पर्सनल रिसोर्सेज से। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वहां पर, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। भले कोई भी प्रॉपर्टी जो हो वो पार्टनर के नाम पर हो, लेकिन अगर वो पार्टनर, वो बिजनेस के रिसोर्सेज से खरीदी गई है वो प्रॉपर्टी, तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, यस और नो। जवाब दे सब लोग, आप लोग मुझे। तो इस चीज को नाम दिया गया बेनिफिशियल ओनरशिप का, ठीक है ना। तो इस ओनरशिप को भी माना जाएगा। आप एक प्लांट खरीदते हैं, एक मशीन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं जो आपके बिजनेस यूज में है, लेकिन वो प्लांट मशीनरी आपने अपने बच्चे, स्पाउस, किसी के नाम पे बनाई हुई है, फैक्ट्री, तो नाम आपने उसका रखा हुआ है भले, लेकिन आप फंक्शन देखें ना, फंक्शन, उससे आपका रिश्ता जो है वो क्या है, रिलेटिव वाला रिश्ता है। और उसके बाद अप्लाई वो चीजें हुई हुई है किसके अंदर, बिजनेस में, तब भी ये चीजें क्या मानी जाएंगी बेटा, डेप्रिशिएबल एसेट मानी जाएंगी, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी ही मानी जाएंगी। सही है। तो ये मैंने आपको वर्बली समझा दिया, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पूरा सिनेरियो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर I-16 आप सबने पढ़ा है बेटा, I-16 पढ़ा है आपने सबने।
I16 में आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना आती थी। आप सब जानते हैं कि एसेट की कॉस्ट में क्या कुछ ऐड होगा। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ आ गया, कॉस्ट ऑफ एन एसेट शैल बी द टोटल ऑफ द फॉलोइंग कंसीडरेशन गिवन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसीडरेशन गिवन इन काइंड, कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट गिवन। अब सेम टू सेम लाइन कॉपी पेस्ट है। रिस्पॉन्स दो यार, रिस्पॉन्स दो। जो किसी भी एसेट को हासिल करने के लिए आपकी जेब से कैश खर्च हुआ है या दूसरा कोई एसेट आपने सरेंडर किया है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी आने वाले एसेट की। फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट, वही डिकमीशनिंग कॉस्ट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबलिंग कॉस्ट। रिस्पॉन्स दो ना यार। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जवाब दो। ब्रोकरेज कमीशन, प्रोफेशनल फी, ये सारी बातें आप I16 पढ़ चुके हो यार। एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट, एक्सपेंसेस इन एक्वायरिंग द एसेट में इंक्लूड ब्रोकर कमीशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टैक्सेस। ये बिल्डिंग की खास तौर पे बात हो रही है। बिल्डिंग, अगर आप एक बिल्डिंग खरीदते हैं बिजनेस के लिए तो आपने ब्रोकर को कमीशन दिया, उसकी रजिस्ट्री करवाई, उसके ऊपर आपने कैपिटल वैल्यू टैक्स पे किया। कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय द वैल्यूअर, अगर आपने उस बिल्डिंग की किसी से वैल्यू करवाई है तो वैल्यूएशन रिपोर्ट पे जो खर्चा आया, ये क्या है, प्रोफेशनल फी है। ये प्रोफेशनल फी क्या कर दिया आपने, ऐड कर दी। इस तमाम कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। तो इंस्टॉलेशन असेंबलिंग की तो अंडरस्टूड बात है, इसकी अलावा भी बातें लिखी हुई यहाँ पर आपके सामने। उसके बाद अमाउंट पेड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन फिट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, सेम लाइन I16। इट इज कॉल्ड व्हाट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंट, अगर ये हादसा ना होता तो ये कॉस्ट भी इनकर ना होती। incurred in respect of acquisition, transportation, alteration, improvement, renewal, installation. Yes or no? भाई जल्दी जल्दी निपटाएं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स। अच्छा जनाब, अब ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग है, लकी सीमेंट की एक बिल्डिंग है, सही है। लकी सीमेंट अपना हेड ऑफिस बनवा रही है कराची में। तो अब लकी सीमेंट जब अपना हेड ऑफिस बना रही है कराची में तो क्या होगा, सीमेंट कौन सी यूज होगी, अपनी अपनी इस्तेमाल करेंगे ना, कहीं कहीं और से परचेज करेंगे, बताइए। तो जब आप सुने, जब आप किसी भी एसिड को इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं, इंटरनली मतलब खुद से प्रोड्यूस करते हैं, बनी बनाई नहीं लेते, तो रॉ मटेरियल फिर आपके पास से ट्रांसफर होता है। जितनी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास ट्रांसफर हो रहा है कहां पर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कंस्ट्रक्शन में, तो वो इन्वेंट्री कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। यस और नो, जल्दी से रिस्पॉन्स। ये सब बातें आपको I16 में सिखाई हुई हैं। लेकिन अब एक मसला और सुन लें जो इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में आपका कोई डेप्रिशिएबल एसेट इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसा एसेट जो आपके बिजनेस यूज में था और उसको आपने इस्तेमाल किया इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, तो अगर आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि उस इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है उसका फेयर प्रपोर्शन लेना है, ताकि उस डेप्रिसिएशन को भी इस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बना सकें। अगर आपके लेबर इसमें काम कर रहे हैं तो लेबर के जो वेजेस हैं उन वेजेस को भी इस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। अगर आपका कोई सुपरवाइजर है जो फैक्ट्री की सुपरविजन भी करता है और वो इस प्रोजेक्ट को भी देख रहा है, तो उसकी सैलरी का भी फेयर प्रपोर्शन निकाल के क्या करना है, आपने इस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ इंटरनली प्रोड्यूस एसिड विल आल्सो इंक्लूड अ फेयर proportionate part of factory and administrative overheads, FBR brochure। तो इंटरनली प्रोड्यूस एसिड मतलब जो आप अपने इंटरनल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हो। बात क्लियर है भाई, रिस्पॉन्स दे दें। अच्छा ये लाइन आप पढ़ लें, अभी आपको समझ नहीं आई। तो वो आइटम जिनका सेल्स टैक्स आपके लिए एडजस्टेबल नहीं होगा या रिक्लेमेबल नहीं होगा, ठीक है, वो सेल टैक्स आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और वो भी आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, मतलब डेप्रिशिएबल एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा।
अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करते हैं तो आपको पेमेंट करनी होगी बैंकिंग चैनल से। परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, रिस्पॉन्स कर दें जल्दी से। परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, द फॉलोइंग एसेट आर रिक्वायर्ड टू बी परचेज थ्रू बैंकिंग चैनल। इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीडिंग 5 मिलियन। आपने कितने की भी परचेज की हो, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 5 मिलियन से एक्सीड करती है तो फिर आपको उसकी पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल। और फेयर मार्केट वैल्यू आप जानते हैं कौन फिक्स करता है, एफबीआर भी फिक्स करता है और रजिस्ट्रार जो अथॉरिटीज है वो भी फिक्स करती है ना। ये सारी बातें हम वहां पर कैपिटल एसेट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देखिए एक बात समझें बेटा, आपके लिए एक सेम एसेट ही आपके लिए क्या हो सकता है, मतलब एक चीज आप खरीद रहे हो आपके लिए वो क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है, किसी और के लिए वो चीज क्या है, कैपिटल एसेट है। जो रजिस्ट्रार लोग हैं, टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेंगे भाई आप तो एक चीज खरीद रहे हो, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन से एक्सीड करती है तो आप क्या करें, उसको परचेज करें, उसकी पेमेंट करें, किससे, बैंकिंग चैनल के थ्रू। तो फेयर मार्केट वैल्यू इज फिक्स्ड बाय एफबीआर और वैल्यू फिक्स्ड बाय प्रोविंशियल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर। ठीक है जनाब, ये सारी बात हम वहां पर कैपिटल गेन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अदर एसेट्स हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीडिंग 1 मिलियन, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग के अलावा कुछ परचेज कर रहे हैं और उनकी मार्केट वैल्यू 1 मिलियन से क्या है, ज्यादा है, तो फिर आप उसको उसको क्या करें, एक्वायर करें, किसके थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू। इफ द अबव एसेट्स इज नॉट परचेज थ्रू बैंकिंग चैनल, तो अगर ये एसेट बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज नहीं हुए, द एसेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। तो बिजनेस यूज में होने के बावजूद भी इन पर आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्लेम नहीं कर सकते। कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज जीरो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनी गेन ऑन सेल ऑफ सच एसेट। तो फिर उनकी डब्ल्यूडी, इनकी कॉस्ट क्या समझ जाएगी, जीरो समझ जाएगी। मतलब जो भी आपको बेचते वक्त सेल प्रोसीड मिलेगी वो आपका गेन बन जाएगा और उसको गेन ऑन डिस्पोजल का पार्ट मानना पड़ेगा। तो अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू इनकी पेमेंट नहीं करेंगे तो इनकी कॉस्ट जीरो है और आप इन पे कोई डेप्शन क्लेम नहीं कर सकते। और जब आप इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो डिस्पोज ऑफ करते वक्त सारा अमाउंट जो है सेल प्रोसीड का वो आपका गेन कहलाएगा। यानी गेन कौन सा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऐड में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बेटा, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द अबव प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एसेट्स वेदर इट इज डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड आइटम। ठीक है, तो ये जो पेमेंट है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है क्राइटेरिया बैंकिंग चैनल वाला, वो सबके लिए अप्लाई होता है। अच्छा जनाब, अब सवाल ये पता होता है कि सर अगर पार्टली भी कोई एसेट बिजनेस यूज में होगा और पार्टली पर्सनल यूज में होगा तो क्या हम उसकी 100% डेप्शन क्लेम करेंगे? इसका आंसर नो है, उसका आंसर नो है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक वर्किंग कर लेता हूँ, देखिएगा। फर्ज करें एक कंप्यूटर परचेज किया आपने 1 लाख रुपए का, तो ये क्या है, आईटी रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी। और अगर ये प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान नहीं है तो आप उस पर क्या क्लेम करेंगे, इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे, यस और
ठीक है जी। सबसे पहले क्या करें, हम इस पे लेस करें इनिशियल अलाउंस। कितना? 25%। लाख का 25%, 25,000। 25,000 की कोई अपोर्शनमेंट ना करें बेटा। 25,000 आप पूरा का पूरा टैक्स डिडक्शन का पार्ट बना दें, भले ये एसेट पार्टली फॉर बिजनेस यूज हो। बेटा 30% रेट तो नॉर्मल टैक्स डिडक्शन का रेट है। मैं तो अभी इनिशियल अलाउंस क्लेम कर रहा हूँ। एतजाज बेटा, एतजाज क्या हो गया? एतजाज, रिस्पॉन्स प्लीज बेटा। WDV एलिजिबल फॉर नॉर्मल टैक्स डेप्रीसिएशन। अब कितनी WDV आ गई आपके पास? 75,000। उस पर आप क्या क्लेम करेंगे? नॉर्मल टैक्स डेप्रीसिएशन। तो लेस क्या करें आप? नॉर्मल टैक्स डेप्रीसिएशन, और इसका रेट कितना है? 30%। हाँ भाई, 75,000 का 30%, 22,500। अब बेटा यहां से तो 22,500 तो पूरा माइनस कर दें। क्यों? एसेट तो पूरा कंज्यूम हुआ है ना, चाहे वो बिजनेस यूज में हुआ हो या प्राइवेट यूज में हुआ हो। लेकिन अब जब हम इसको क्लेम करें अगेंस्ट व्हाट? योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो फिर अगर ये कंप्यूटर 100% बिजनेस यूज में नहीं था, मिसाल के तौर पर 50% बिजनेस यूज था, 50% प्राइवेट यूज था, तो इसकी अपोर्शनमेंट कर लें। जितना बिजनेस यूज हो उतना परसेंट इसकी आप डेबिशन एक्सपेंस का पार्ट बनाए। तो 22,500 का अगर 50% निकालें तो आंसर क्या बनेगा? 11,250। रिस्पॉन्स है बेटा, रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हो गई आपकी पहले साल की डेप्रीसिएशन। कितनी हो गई? 36,250। और WDV एट ईयर 1 कितनी हो गई बेटा? 63,750। समझे? अच्छा जी, अब ईयर 2 में क्या क्लेम करें आप इसके ऊपर? लेस नॉर्मल टैक्स डेप्रीसिएशन। तो यार WDV भाई 22,500 माइनस करवाओ ना WDV में से। आप लोग क्या कर रहे हो यार? एट व्हाट? बेटा WDV से पूरी डेप्शन माइनस होगी, लेकिन एक्सपेंस कितना बनाएंगे? जितना परसेंटेज बिजनेस में यूज हो रहा होगा। तो अब क्या करें? 52,500 का निकालें आप। कितना परसेंट? 30%। 15,750। 15,750 पूरे WDV को कम कर देंगे आपकी। ठीक है, लेकिन इसको एक्सपेंस के तौर पे कितना लेंगे आप? जितना आपका बिजनेस यूज होगा, 50% लें इसका। 15,750 का 50%, 7,875।
तो 7,875 क्या हो गई? टैक्स डेप्शन एक्सपेंस आपको मिलेगा अलाउ ईयर 2 का। तो समझ पा रहे हैं बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? और आपके पास ईयर 2 के एंड पे डब्ल्यूडीवी क्या बच रही है? बताओ बेटा। 36,750। यस और रिस्पॉन्स करो यार, रिस्पॉन्स करो। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एसेट फुली बिजनेस यूज में इस्तेमाल नहीं हो रहा, जितना परसेंट उसका बिजनेस यूज है उसकी डेप्शन का उतना परसेंट निकाल कर हम एक्सपेंस क्लेम करेंगे। इनिशियल अलाउंस के लिए कोई अपोर्शनमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, इनिशियल अलाउंस आपको पूरा अलाउ होगा, लेकिन जो नॉर्मल टैक्स डेप्शन है उसका अपोर्शनमेंट आपको करना होगा। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें लाजमी सब लोग। क्या कहते हैं सब लोग? सही है। अच्छा जी, ओके। अभी आप देखें जरा यहाँ पर, if an asset is used partly for business purpose and partly for other use in a tax year, then normal depreciation for the year shall be allowed proportionately. हमने क्या नॉर्मल डेप्शन का ही अपोर्शनमेंट किया ना? यस और नो? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। हमने किसका अपोर्शनमेंट किया? However, initial allowance shall be calculated in the normal manner as the provision of proportionate calculation is given in section 22 for normal depreciation and not in section 23 for initial allowance. रिस्पॉन्स कर दें। अब आप देखें, यानी मैंने इनिशियल अलाउंस जैसा था वैसा का वैसा डेप्शन में शामिल कर लिया, लेकिन जब नॉर्मल डेप्शन चार्ज की तो उसका उतना परसेंट दे लिया जितना परसेंट बिजनेस से बिलोंग करता था। तो पहले साल की डेप्शन ये बनकर आई आपके सामने। सेकेंड ईयर नॉर्मल डेप्शन निकाली इतनी, लेकिन इसका इतना परसेंटेज है जितना बिजनेस से बिलोंग करता था। जवाब दें भाई सब लोग आप। अब आप ये वाला क्वेश्चन करके देख लें भाई, ये जो एग्जाम्पल दी हुई है इस एग्जाम्पल को आप कवर कर लें। ठीक है जी, तो इस एग्जाम्पल को आप कवर कीजिएगा, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, ओके। तो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लें खुद से, उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे लाजमी सब लोग, ऐसी उम्मीद की जाए बेटा आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।